बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अभी हम कूलम्स लॉ की तरफ जा रहे हैं कि कूलम्स लॉ हमारे साथ क्या है। तो बेसिकली पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के हवाले से कि अगर हमारे साथ पॉइंट चार्जेस हो, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आपके इल्म में है कि अगर दो अपोजिट चार्जेस हो तो इनके दरमियान हमेशा के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस अपने आप को खींचेगा अपनी तरफ। बेसिकली कूलम्स लॉ किस वक्त पेश हुआ था? ये अराउंड अबाउट 17वीं सेंचुरी में ये कूलम्स लॉ पेश हुआ था और चार्ल्स कूलम जो साइंटिस्ट था इसने ये पेश किया था। तो अभी ये कूलम्स लॉ किस बुनियाद पे वजूद में आया? सबसे पहले ये हमको जानना ज़रूरी होगा कि किस बुनियाद पे ये कूलम लॉ आ गया। तो थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ कि सपोज़ हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हम डील करते हैं मास के साथ और कूलम्स लॉ में हम डील करते हैं किस चीज़ के साथ? चार्ज के साथ। तो बुनियादी डिफरेंस इसके दरमियान क्या है? कूलम्स लॉ इस वक्त वजूद में आया कि जब कूलम ने न्यूटन्स लॉ एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को देखा तो उसी की बुनियाद पे इस लॉ को एक शक्ल दे दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको जनरलाइज किया। तो सपोज अगर मैं चार्ज के अलावा फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा मास पर हम डिस्कशन करें कि सपोज हमारे साथ दो बॉडीज़ है, दिस इज़ M1 एंड दिस इज़ M2। इधर हम डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के साथ कि दिस इज़ Q1 चार्ज एंड दिस इज़ Q2 चार्जेस। तो इनके दरमियान क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस हालत में कि जब ये अपोजिट चार्जेस हो, और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उस हालत में कि जब ये सिमिलर चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर हमारे साथ दो मासेस है तो मासेस के दरमियान हमेशा के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इस बात को आप याद रखें कि इसमें बुनियादी डिफरेंस ये है, हमेशा के लिए ऑलवेज force of attraction will be exist in between the two masses if the force of gravitation is acting on the two masses। तो अभी हम थोड़ा इसका एनालॉजी में आपको बताता हूँ, थोड़ा इसके पस मंज़र में चला जाता हूँ कि जब ये कूलम्स ने जब कूलम लॉ को सजेस्ट किया तो उस वक़्त इसने दो चार्जेस को पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस कंसिडर किया। अभी हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि पॉइंट चार्जेस है क्या चीज़। जब दो चार्जेस के दरमियान ये सेपरेशन डिस्टेंस ज़्यादा हो और इसकी साइज़ क्या हो, कम हो, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस बेसिकली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द सेपरेशन डिस्टेंस इज़ लार्ज एज़ कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्ज, पॉइंट चार्जेस। थोड़ा मैं डिफिनीशन लिखवाता हूँ आपके लिए कि थोड़ा ये ज़हन नशीन हो जाए। व्हेन द सेपरेशन डिस्टेंस इज लार्ज कंपेयर टू देयर साइजेस, जब चार्जेस के दरमियान फासला ज़्यादा हो और इसी की निस्बत से इसी की कंपेरेटिवली आप देखें तो इसके साइज़ क्या हो, छोटे हो, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। और स्टेशनरी चार्जेस का मतलब है कि जब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो उसको हम कहते हैं स्टेशनरी चार्जेस। तो अभी हम इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, थोड़ा कूलम्स लॉ की तरफ, क्योंकि हर कानून के लिए एक स्टेटमेंट होता है। जिस तरह न्यूटन लॉ के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एक स्टेटमेंट होता है, तो इसी तरह कूलम्स लॉ के भी लिए एक स्टेटमेंट ज़रूर है। और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to their product of charges and inversely proportional
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी थोड़ा आप इस तरफ देखिए कि अगर हमारे साथ कंपेरेटिवली हम कंपैरिजन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ कर ले कूलम्स लॉ की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और कूलम्स लॉ को भी अगर आप देखें तो कूलम्स लॉ भी फोर्स है F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिहाज से, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर के लिहाज से दोनों सेम है, लेकिन इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे साथ क्या है, मासेस है, और कूलम लॉ में हमारे साथ क्या है, चार्जेस है। तो ये बुनियादी इसमें डिफरेंस है। अभी थोड़ा इसको भी डिस्कस करेंगे कि इधर ये स्क्वायर क्यों आया है, आर स्क्वायर, इसकी जगह हम आर क्यों नहीं लिखते। वैसे तो ये सेपरेशन डिस्टेंस है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका बुनियादी रीज़न ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ दो चार्जेस है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, आर these are both negative charges or these are both positive charges, anyhow जो भी हो अगर हमारे साथ, तो इसी के दरमियान आप इसको ये कंसिडर कर ले कि इसके दरमियान ये सेपरेशन डिस्टेंस है। तो अब ये चार्ज फॉर एग्जांपल दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। Q1 Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करता है और Q2 किस चार्ज पे, Q1 पे। तो इनके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है, अब देखिए ये आर स्क्वायर क्यों आया है, हम तो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं बुनियादी। इधर जब ये फोर्स अप्लाई करता है चार्ज, तो ये सेंटर से अप्लाई करता है, और आपको पता है कि सेंटर से इस सरकमपेयर इधर जो डिस्टेंस है, ये जो पैरामीटर है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो इधर ये सेंटर से ये भी फोर्स अप्लाई होता है और सेंटर से ये भी अप्लाई होता है। तो इसी वजह से आर जब आर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इधर ये बेसिस क्या है, सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो इसी वजह से आर स्क्वायर है, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है। तो इसी की वजह से इधर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर ये अट्रैक्शन हो तो ये कम होता है, किस चीज़ से, आर स्क्वायर से। अगर परस्पर रिपल्शन हो तो आपको पता है कि रिपल्शन में ये एक दूसरे को क्या करता है, धकेलते हैं, अपने एक दूसरे को नहीं छोड़ते। तो इसी वजह से हम आर स्क्वायर इसी वजह से लगाए कि इधर आर Q1 के लिए है और आर किस चीज़ के लिए, Q2 के लिए। दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, इधर पावर एड अप होते हैं, बेसिस क्या है, सेम है। तो इसी वजह से ये क्या है, इधर ये आर स्क्वायर आया है। एक फिलॉसफी को तो हमने ऑलरेडी समझ लिया कि इधर ये आर स्क्वायर आया है। तो इसी वजह से अगर मासेस की लिहाज से अगर आप देखें तो मासेस में भी आर स्क्वायर है और चार्जेस में भी आर स्क्वायर है। ये तो ऑलरेडी क्लियर बात है कि दोनों के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस होगा, लेकिन उधर मास और चार्ज की नेचर क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि मास बेसिकली चार्ज, तो आपको पता है कि दिस इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल। ये असल में कुदरती खसूसियत है जो बुनियादी पार्टिकल के दरमियान एग्जिस्ट होता है, ये वजूद में आ सकता है। और मासेस जो है, मासेस वैसे तो हम अगर मास को देखें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना इसमें मैटर मौजूद है, इसमें कितना क्या मौजूद है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम इस तरह कहें कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी आर पैक इन अ बॉडी, कि सपोज दिस इज़ अ मार्कर, इसमें मैटर की मकदार कितना है, मादा की मकदार कितना है इसमें, इसको हम कह सकते हैं मास। सपोज़ अगर आप किसी दुकान पर चले जाए और उसको कहे कि मुझे 1 किलो फॉर एग्जांपल सब्ज़ी चाहिए, टमाटर, प्याज, तो असल में ये क्वांटिटी अब किस चीज़ है, मैटर कंटेन है, तो इसी वजह से हम इसको मास कह सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ के दरमियान जो बुनियादी रिलेशन है तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से है, ठीक है। आर स्क्वायर किस वजह से है, इधर ये दोनों जब चार्जेस होते हैं तो जब ये सेंटर से फोर्स एक्सर्ट करता है तो दोनों सेंटर से होता है, इसी वजह से ये आर और आर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये रेडियस है ना। तो फिर ये क्या बनता है हमारे साथ, आर स्क्वायर। मासेस में भी होता है और चार्जेस में भी। अभी आते हैं थोड़ा इसके मैथमेटिकल फॉर्म और इसके वेक्टर फॉर्म की तरफ, ठीक है, कि किस तरह हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कूलम्स लॉ को, मैथमेटिकली इसके लिए क्या प्रूफ है। अब देखिए मैथमेटिकल का क्या रिलेशन है फिजिक्स के साथ। जब मैथमेटिकल रिलेशन हम प्रूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर
कोर्ट में अगर एक केस है, ठीक है, इसके लिए आर्गूमेंट्स सबूत चाहिए, तो बतौर सबूत पे इसको जस्टिफाई करने के लिए हम मैथमेटिकल टूल क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब याद है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो मैथमेटिकली हम किस तरह ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दिस इज इक्वेशन 1। इधर हमने स्टेटमेंट के हवाले से आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर परस करें हमारे साथ 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे साथ 2 चार्जेस हैं, इनके दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस यानी जिस फासले से ये एक दूसरे से अलहदा है, जब वो फासला ज़्यादा हो चार्जेस के साइज से, तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस। और स्टेशनरी किस वजह से कह सकते हैं, स्टेशनरी कि जब ये स्टेट आप रेस्ट में हो। तो अभी हम जो स्टडी करते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो ऑलरेडी चार्जेस क्या होगी, स्टेशनरी पोजीशन में ये ज़रूर रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर हम सिंपल इसको कंबाइन कर ले तो हमारे साथ क्या बनता है, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, जब इसको ख़त्म कर दें, तो इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं कि F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। असल में ये तो एक जनरल फॉर्म है कूलम लॉ के लिए। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी थोड़ा इस एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि हमारे साथ ये कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट K। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो उधर कैपिटल G लगाते हैं, और इधर हम जो कांस्टेंट लगाते हैं वो क्या है हमारे साथ K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इस इक्वेशन में, सपोज दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अगर हम इक्वेशन 4 को पुट कर दें तो हमारे साथ क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। जब हम इसमें ये पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जब हमने K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस किया तो फिर हमारे साथ थोड़ा इसका ये शेप चेंज हो गया कूलम्स लॉ का। पहले तो हमने ये, अब मैंने आपको बता दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हमारे साथ प्रोडक्ट है कि जब हमारे साथ 2 चार्जेस हो। अब इस बात को याद रखिए कि इधर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थोड़ा इस तरफ तवज्जो रखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। F इज द फोर्स, विच फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि ये चार्जेस एट स्टेट ऑफ रेस्ट में है और इनके दरमियान जो कुव्वत लगता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्जेस की प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो उतना फोर्स ज़्यादा होगा। सपोज अगर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दिस इज़ Q1 चार्ज एंड दिस इज़ Q2 चार्ज, इधर दिस इज़ 5 कूलम एंड दिस इज़ आल्सो 5 कूलम। अगर इसी की कंपेरेटिवली हम 5 कूलम की जगह हम 10 कूलम कर दें, सपोज दिस इज़ 10 कूलम एंड दिस इज़ 10 कूलम, तो ये ऑलरेडी क्लियर बात है कि जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारे साथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो 5 की जगह 10 कूलम में हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ख्वाह वो रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इधर इस चीज़ को देखिए, ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो ये ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा हमारे साथ। सपोज इस चार्जेस के दरमियान फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अगर 5 की जगह हम सपोज 10 सेंटीमीटर कर दें तो ये क्लियर बात है कि 10 सेंटीमीटर हमारे साथ ज़्यादा है। फासला ज़्यादा हो गया तो फोर्स हमारे साथ क्या रहेगा, कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। जब हम डिस्टेंस को मैक्सिमम करते हैं तो फिर हमारे साथ ऑलरेडी फोर्स क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। जब इसको मिनिमम करते हैं 10 की जगह हम क्या कर दें 5 सेंटीमीटर, तो फिर ये क्या रहेगा, फोर्स ज़्यादा होगा। ये क्या इनवर्स रिलेशन है। जब हमने इसको कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब K को हमने रिप्लेस किया 1/4 एप्सिलॉन नॉट से तो फिर हमारे साथ ये शेप आया कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
अभी आप इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर नोटेशन। अभी इंशाल्लाह हम इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी लिखेंगे, लेकिन वैसे अगर इजीली मेथड में हम इस तरह करते हैं अपनी आसानी के लिए कि इधर इसके ऊपर क्या लगाते, एरो लगाते। एरो असल में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ के लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, कूलम्स लॉ आ गया। अभी थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट हमारे साथ क्या चीज़ है। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी। तो थोड़ा परमिटिविटी को आप एक्सप्लेन करेंगे कि परमिटिविटी हमारे साथ है क्या चीज़। परमिटिविटी हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली जब हमारे साथ दो चार्जेस हो, चार्जेस के दरमियान जो मीडियम अगर हमने रख दिया, फॉर एग्जांपल सपोज थोड़ा आप इसकी अपनी तवज्जो और ध्यान इस तरफ रखिए कि दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। इधर ये क्या है, Q1 और Q2 चार्जेस है। अभी देखिए इधर ये ब्लू है और ये क्या है, ब्लैक है। तो एक को हमने Q1 कंसिडर किया और दूसरे को Q2 हमने सपोज किया, कंसिडर किया। इसके दरमियान हमने एक वास्ते को, एक मीडियम को रख दिया। तो अब हम ये देखेंगे फॉर एग्जांपल इधर इस Q1 के साथ सपोज हम ये कहें कि इसके साथ 100 लाइंस है। वैसे तो लाइंस आपको पता है कि चार्ज से जो बाहर ये माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था, उसने इमेजिनरी फील्ड लाइंस कंसिडर किया कि सपोज एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे ये लाइंस क्या होंगी, ये आउटवर्ड गोइंग, ये बाहर जाएंगी। तो सपोज दिस इज Q1 चार्ज, इसी के साथ फॉर एग्जांपल 100 लाइंस है और जब हमने इसके दरमियान मीडियम रख दिया तो सपोज ये 100 से 50 लाइंस क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ये ब्लॉक हो गया। और इधर कितने लाइंस बचेगा, मतलब इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, 100 से 50 को आप माइनस करें तो 50 आते हैं। तो अभी इसका परमिटिविटी क्या होगा, इसका 50 परमिटिविटी होगा। यानी चार्जेस की वजह से मीडियम पर कितना असर पड़ा, कितना असरअंदाज हो गया, कितना ये मुतासिर हुआ, ये मीडियम की वजह से ये चार्जेस पर कितना असर पड़ा कि इसी वजह से इसकी फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। असल में देखिए आप ये परमिटिविटी असल में एक बैरियर हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो परमिटिविटी परमिट का मतलब परमिशन, इजाज़त लेना, कि अगर फॉर एग्जांपल इस मीडियम को हमने इधर रख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये कितनी लाइन को इजाज़त देता है कि ये इससे पास हो जाए, क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं परमिटिविटी। हम डेफिनेशन करेंगे लेकिन थोड़ा अब इसको देखें। फॉर एग्जांपल अगर सपोज इधर हमारे साथ दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज, इसी के साथ सपोज 60 लाइंस है। जब इससे तकरीबन 30 लाइन सपोज 20 लाइंस पास हो गई तो कितने ट्रैप हो गए हमारे साथ, 60 से 20 को 40 आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ 40 लाइन इस पर आ गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि 40 लाइंस इसने एब्जॉर्ब किया, इसने इतना कैपेबिलिटी है इसमें एब्जॉर्बशन का कि ये इस मीडियम ने 40 लाइन को अपने साथ जज़ब किया, अपने साथ अडॉप्ट किया। और इसी के साथ मीडियम पर क्या असर पड़ा, मीडियम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी हम इस तरह, ये एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी है असल में। तो परमिटिविटी हम एक्सप्लेन करेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which affect the electrostatic force और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका जिसमें एक चार्ज जितना फोर्स अप्लाई करता है तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि जब चार्जेस हमारे साथ स्टेट ऑफ रेस्ट में हो और इसमें जितना फोर्स एग्जिस्ट होते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको तो ये पता है कि जब ये चार्जेस हो तो ऑलरेडी इसके दरमियान क्या होगा, फोर्स होगा। किस टाइप फोर्स होगा, स्टैटिक फोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इसी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, असल में ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल इधर ये डस्टर है, ये डस्टर को मैंने दो चार्ज के दरमियान प्लेस किया तो अभी ये क्या हो गया, मीडियम हो गया। पहले क्या था, ईयर था, इधर कोई मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस था। जब मैंने ये रख दिया तो फिर क्या हो गया, डस्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक असर पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या पड़ा, असर पड़ा। तो इसको असल में हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द इलेक्ट्रिक फील्ड।
अभी ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज़ मैंने फॉर एग्जांपल अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं रखा है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब ये है कि इसके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, तो फिर इसकी परमिटिविटी पर फिर क्या असर पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो किस चीज़ से एक्सप्लेन करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी से। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसा कि आपको पता है कि रिलेटिव रिलेशन से निकला है, रिलेशन रिश्ता को कहते हैं। इधर ये एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। रिलेटिव किस चीज़ के साथ ये ताल्लुक़ है? ये परमिटिविटी के साथ। फिर ये परमिटिविटी भी किस चीज़ की ताल्लुक़ रखता है? अभी इधर तो हम कंपैरिजन करते हैं कि सपोज दो चार्जेस है, इनके दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, तो फिर ये क्या है? फ्री स्पेस है। जब हमने मीडियम को प्लेस किया, वास्ता को प्लेस किया, तो फिर क्या हो गया? हमारे साथ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया। तो बेसिकली हम परमिटिविटी मैथमेटिकली इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ई एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। सो दिस इज एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जब एप्सिलॉन के साथ कोई भी चीज़ ना हो तो इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। या सिंपल अगर आप इजीली अपनी आसानी के लिए इसके साथ m लगाते हैं तो इधर m भी लगा सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए आप ये याद रखिए कि इसके साथ नॉट लगाएंगे। ये जब ज़ीरो आप लगाते हैं एप्सिलॉन के साथ, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये किस चीज़ के लिए है? ऊपर मीडियम के लिए, और नीचे किस चीज़ के लिए है? फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा आप इसकी तरफ तवज्जो रखिए, ये रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ, कि इट इज़ द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सपोज अगर हम इधर फॉर एग्जांपल दो चार्जेस के दरमियान अगर एक मीडियम को प्लेस कर दे, तो फिर इसकी के दरमियान ये परमिटिविटी क्या रहेगा? फिर तो चेंज होगा। इधर तो ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ के लिए? फ्री स्पेस के लिए। और इधर हम लगाएंगे क्या चीज़? फॉर एग्जांपल सपोज हम लगाएंगे कूलम्स लॉ फॉर द मीडियम, कूलम्स लॉ फॉर मीडियम और मीडिया। तो इसी के लिए हम ये लगा सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान से सुने कि इधर मैंने नॉट को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, इसको निकाला है। इधर देखिए ना, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इधर से मैंने ये ज़ीरो नहीं लगाया, क्योंकि ये ज़ीरो किस चीज़ के लिए? ये नॉट, ये फ्री स्पेस के लिए। इधर ये फ्री स्पेस नहीं है, क्या है? मीडियम है। हमने मीडियम को प्लेस किया। तो थोड़ा हम इसके लिए रिलेशन निकालेंगे कि क्या हमारे साथ ये रिलेशन क्या निकलता है। तो सिंपल आप इसको देखिए, अगर सपोज हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या कर दें? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये रिलेशन आ गया हमारे साथ। सपोज दिस इज द इक्वेशन 5। इधर हमने इसको असाइन किया नंबर 5, और इधर हमारे साथ दिस इज इक्वेशन 6। तो अभी ये इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 में क्या करना है? पुट करना है। सो पुट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। जब हम इसमें पुट करते हैं तो सिंपल आप ये लगा सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप थोड़ा इसको इसके ऊपर प्राइम लगाए, डैश लगाए, कि आपको पता चले कि ये मीडियम के लिए। इधर पहले किस चीज़ के लिए था? विदाउट मीडियम था, इसमें मीडियम नहीं था। इधर क्या है? मीडियम है। तो आसानी के लिए आप इधर लगा सकते हैं कि दिस इज़ द प्राइम शोज या द डैश शोज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब सिंपल ये अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं लगा लूँ आसानी से कि इधर m इसके साथ लगा सकता हूँ। m मीडियम के लिए मैं लगाता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अभी आप इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें 1/4 अपनी जगह, और एप्सिलॉन m की जगह हम क्या लगा सकते हैं? एप्सिलॉन r एंड एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी आपको समझ आया कि इधर हमारे साथ एक टर्म ज़्यादा हो गया, एक एप्सिलॉन r आ गया और एक एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये किस वजह से आ गया? जब हमने रिलेटिव परमिटिविटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमारे साथ किस चीज़ की प्रोडक्ट आ गया? रिलेटिव परमिटिविटी एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिंपल आप इस तरह ये भी लगा सकते हैं। अभी आप इसको देखिए, हम इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि सपोज दिस इज़ द
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एफ इज इक्वल टू 1/4। अगर सपोज मैं एप्सिलॉन आर को बाहर निकालूँ, एप्सिलॉन आर को कहीं बाहर निकालो तो हमारे साथ ये आ सकता है कि 1/ε0 n2 दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 ε0। अभी आपको पता है कि इधर हमारे साथ ये क्या है, Q1 Q2 बाई आर स्क्र n1 और 4 हमारे साथ क्या चीज़ है। सारी मैंने इधर एप्सिलॉन आर को बाहर निकाला और ε0 को अंदर ही छोड़ा, ठीक है। तो अभी आप देखिए इस इक्वेशन की तरफ, एफ इज इक्वल टू 1, थोड़ा आपने तवज्जो इस तरफ रखी, एफ इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये परमिटिविटी किस चीज़ के लिए है, फ्री स्पेस के लिए। तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि 1/4 ε0 Q1 Q2, लेकिन इधर ये एप्सिलॉन आर हमने बाहर निकाला है, तो हम इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट द मीडियम, ठीक है। तो इधर हम ये लगा सकते हैं कि एफ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अभी थोड़ा आप इस डिस्कशन को याद रखिए कि जब परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, कम होगी। यानी मैथमेटिकल रिलेशन से तो हमने ये प्रूव किया, मैथमेटिकली हमने ये सबूत दे दिया। अभी मैं आपको फिजिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये डिस्टर को मैंने प्लेस नहीं किया था दो चार्जेस के दरमियान, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या ज़्यादा था उस वक्त। जब मैंने मीडियम को प्लेस किया तो उस वक्त फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी इसको देखिए, ये एप्सिलॉन आर क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी इफेक्ट ये असरअंदाज हो सकता है किस चीज़ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। जब हमारे साथ परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर क्या रहेगी, कम रहेंगी। किस वजह से, मीडियम के रखने की वजह से। इधर ये क्या है, हमने मीडियम प्लेस किया तो मीडियम की वजह से ये असर पड़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, असरअंदाज हुआ, ये मुतासिर हुआ। इसी वजह से कि जब हमने वास्ता इसमें रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ कूलम्स लॉ पर मीडियम है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन एराइज होता है कि हम कूलम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा आप इस चीज़ को याद रखिए कि सपोज़ मैं इधर एक्सप्लेन कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ अगर कोई आपको कहे कि 1 कूलम को आप किस तरह डिफाइन करें, जिस तरह 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके साथ बॉडी का मास कितना हो, 1 kg हो और इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो हम इसको 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। 1 डाइन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कितना फोर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो 1 ग्राम बॉडी में, हम इसको 1 डाइन कहते हैं CGS में। लेकिन 1 कूलम हमारे साथ क्या चीज़ है, 1 कूलम आप इस तरह आसानी से एक्सप्लेन कर सकती है, I इज इक्वल टू Q/T। सो Q इज इक्वल टू IT। तो अभी आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर करंट फ्लो अक्रॉस इन गिवन एरिया थ्रू 1 सेकंड। जब हमारे साथ एक 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो कर दिए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको 1 कूलम कह सकते हैं। लेकिन ये तो हम करंट से निकालते हैं, इधर तो हमारे साथ क्या है, ये तो चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, उधर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। तो थोड़ा आप इसको ये भी मैं आपको दोनों एक्सपेक्ट बताता हूँ कि एक आप करंट की वजह से भी एक्सप्लेन कर सकती हैं और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के ज़रिए से भी। कि फॉर एग्जांपल सपोज आपके साथ 6.25 × 10⁻18 पार्टिकल्स हो। कल मैंने आपके लिए डिराइव किया था कि सपोज Q इज इक्वल टू NE, सो N इज इक्वल टू Q/E। जब आपके साथ कितना चार्ज हो, 1 कूलम चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन पर एलिमेंट्री चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो कितना हमारे साथ आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होता है या पार्टिकल एग्जिस्ट होता है तो हम इसको 1 कूलम चार्ज कह सकते हैं। सिंपल, समझ आए कि नहीं। तो ये कूलम्स लाता और इसी के साथ मीडियम, फिर इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म परमिटिविटी, और इसी के साथ मीडियम अगर हम रख दें दो चार्ज के दरमियान तो फिर क्या असर पड़ता है, और इसी के साथ 1 कूलम को हमने एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद लेक्चर देते रहेंगे और आपका फीडबैक हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा। हमारी एफिशिएंसी की, हमारी लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपकी फीडबैक और आपकी कमेंट्स ये बहुत ज़रूरी होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर को अच्छी तरह फीडबैक देंगे और हमको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।